स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं द्विविखंडन और बहुविखंडन के बीच अंतर। सबसे पहले आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि द्वि का मतलब क्या होता है। तो द्विविखंडन एक ऐसे प्रकार का विभाजन है जिसके द्वारा जो जनक होता है वो दो संतति जीवों का क्या हो जाता है, निर्माण करता है। ठीक है, और इसके द्वारा कई सारे संतति जीवों का क्या होता है, निर्माण। तो कई संतति जीवों का निर्माण जनक से होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बहुविखंडन। और यहां पर दो संतति जीवों का निर्माण जनक से होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, द्विविखंडन। यानी कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी का मतलब दो, मल्टीपल का मतलब अनेक। तो क्लियर है, इसके द्वारा, इस विभाजन के द्वारा जो जनक होता है वो दो संतति जीवों में विभक्त हो जाता है या उनका निर्माण करता है। और यहां पर जनक के द्वारा कई सारे संतति जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। इज इट क्लियर? नंबर 2, यह अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। हमेशा एक चीज याद रखनी है कि द्विविखंडन अनुकूल या फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। अब प्रश्न उठता है कि अनुकूल का अर्थ क्या होता है। अनुकूल का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्ध होना, ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि अनुकूल ताप का होना, पर्याप्त मात्रा में भोजन का होना, राइट। ये सब क्या है, अनुकूल परिस्थितियों को दर्शाता है। लेकिन ये जो मल्टीपल फिशन है ये आमतौर पर तो ये देखा गया है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। जैसे तापमान का अधिक बढ़ जाना, राइट, जल की कमी हो जाना, है ना, ये सब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस है। तो कई सारी किताबों में मैंने देखा है कि ये लिखा हुआ है कि मल्टीपल फिशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन ऐसा कहना हरदम सही नहीं है। यदि मैं प्लाज्मोडियम में देखूं तो मल्टीपल फिशन, बहुविखंडन जो है वो अनुकूल परिस्थितियों में भी हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि मल्टीपल फिशन या जो बहुविखंडन है वो अनुकूल या प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हो सकता है, जबकि बाइनरी फिशन के लिए, द्विविखंडन के लिए कंडीशन है कि वो हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में ही संपन्न हो सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, जनक के शरीर का केंद्र केवल एक बार विभाजित होता है, तभी तो दो जीव बनते हैं केवल। क्या कहा मैंने, जनक। जनक मतलब पेरेंट बॉडी का जो शरीर है, उसका जो पेरेंट बॉडी के शरीर का जो केंद्रक है वो केवल कितनी बार विभाजित होगा, एक बार विभाजित होगा। तो एक बार केंद्रक विभाजित होगा तो दो केंद्रक बनेंगे। बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो फिर दो जीवों का क्या होगा, निर्माण। जबकि यहां पर जनक, जनक बोले तो पेरेंट बॉडी, तो यहां पर जो पेरेंट बॉडी का जो शरीर है, राइट, उसका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो कई बार विभाजित होता है। और फिर केंद्रक विभाजित होने के बाद में फिर बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, तो फिर उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और उसके बाद में कई सारे जीवों का निर्माण होता है। तो यहां पर जनक के शरीर का केंद्रक केवल एक बार विभाजित होता है, दो केंद्रक बनते हैं और फिर दो जीवों का निर्माण होता है। यहां पर जनक के शरीर का केंद्रक कई बार विभाजित होता है और फिर कई सारे जीवों का निर्माण होता है। इज इट क्लियर? नाउ ये चौथा पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विविखंडन के बाद कोई अवशेष नहीं बचता। देखिए, अवशेष मतलब क्या है, मृत शरीर। मतलब हमको द्विविखंडन करने वाले जीवों के अंदर कभी मृत शरीर उपलब्ध नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्विविखंडन करने वाले जो जीव होते हैं उसमें जो जीव होता है वो स्वयं एक जननिक इकाई यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह, प्रजनन इकाई की तरह काम करता है। और वो जो जीव होता है वो एक जननिक इकाई की तरह काम कर रहा है ना, तो वो दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। आर यू गेटिंग? दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और हर हाफ जो होता है वो एक संतति की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ कि द्विविखंडन के बाद कभी भी पीछे अवशेष ही नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो जनक होता है वो कैसे बिहेव करने लग जाता है, द पेरेंट बॉडी स्टार्ट लिविंग एज टू डॉटर इंडिविजुअल्स। यानी कि जो जनक होता है वो दो संततियों की तरह रहना शुरू कर देता है। तो कभी भी पेरेंट बॉडी की डेथ बॉडी जो है, अवशेष जो है, वो उपलब्ध नहीं होता है। आर यू गेटिंग? इसलिए हम कहते हैं कि द्विविखंडन के बाद कभी भी कोई अवशेष नहीं बचता है, बिकॉज द पेरेंट बॉडी स्टार्ट लिविंग एज टू डॉटर इंडिविजुअल्स। जबकि बहुविखंडन के बाद अवशेष बच जाता है।
आप देख लेना कि अमीबा वगैरह के अंदर जब बहुविखंडन होता है तो उसके बाद में जो पेरेंट अमीबा होता है उसका अवशेष लास्ट में बच जाता है। तो यहां पर अवशेष नहीं बचता है, यहां पर अवशेष बच जाता है। ठीक है, अब द्विविखंडन जीवों को अमर बनाता है। अब क्यों है, तो इस पॉइंट से इसको जोड़ के देखिए, आप मृत किसको मानते हैं, याद रखना मृत किसको माना जाता है, मृत उससे माना जाता है जिसकी डेथ बॉडी अवेलेबल हो जाए मरने के बाद में, वो मृत कहलाता है। लेकिन जब यहां पर कोई अवशेष ही नहीं बचा है, डेथ बॉडी अवेलेबल नहीं होती है, तो द्विविखंडन जो है वो जीवों को अमर बनाता है, इमॉर्टल बनाता है। देखिए अमर होने का, किसी भी जीव के अमर होने का कारण केवल द्विविखंडन ही नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर हम बाइनरी फिशन पढ़ रहे हैं तो यहां पर स्ट्रिक्टली मैं बाइनरी फिशन की बात कर रहा हूं कि द्विविखंडन जीवों को अमर बनाता है। आर यू गेटिंग? लेकिन यहां पर बहुविखंडन में आपने देखा था कि उसके बाद में अवशेष बच जाता है, डेथ बॉडी अवेलेबल हो जाती है, तो हम उसको अमर नहीं मानते। तो बहुविखंडन जीवों को अमर नहीं बनाता। इमॉर्टेलिटी इज एब्सेंट इन मल्टीपल फिशन, इमॉर्टेलिटी इज एब्सेंट इन मल्टीपल फिशन। क्लियर है? अच्छा, अब आप देखो द्विविखंडन के लिए मैंने कहा था कि अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, तो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर सुरक्षात्मक कवच की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो द्विविखंडन में जीव के चारों तरफ किसी सुरक्षात्मक आवरण या कवच का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अनुकूल परिस्थितियों में हो रहा है। लेकिन आपने देखा है कि मल्टीपल फिशन अधिकांशतया मैंने बताया था कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए जीव अपने चारों तरफ एक त्रिपर्तीय, थ्री लेड, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सिस्ट कहते हैं। आपने कभी अमीबा के अंदर मल्टीपल फिशन पढ़ा हो तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो अमीबा होता है अपने कूट पादों को, सुडोपोडिया को विड्रॉ करता है, स्फेरिकल हो जाता है, और उसके चारों तरफ एक थ्री लेयर्ड सिस्ट का क्या हो जाता है, निर्माण होता है, जो उसको प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर सुरक्षा देता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर सिस्ट बनती है, यहां पर सिस्ट नहीं बनती है। अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के ऊपर कि बाइनरी फिशन किन जीवों में होता है। तो अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, पैरामीशियम, जुगलिना, प्लेनेरिया इत्यादि जो जीव हैं इनके अंदर बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो बाइनरी फिशन होता है वो विभाजन के तल के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल बाइनरी फिशन या इरेगुलर बाइनरी फिशन भी कहते हैं, राइट। दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यानी कि अनुलंब द्विविखंडन, और एक और होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। कभी मैं जब आपको बाइनरी फिशन को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एग्जांपल्स हैं प्लाज्मोडियम, द बेस्ट एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम और अमीबा। कंफ्यूजन नहीं करना है, अमीबा के अंदर अनुकूल परिस्थितियों के अंदर तो बाइनरी फिशन होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर मल्टीपल फिशन भी हो सकता है। तो आज हम लोगों ने बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के बीच में डिफरेंसेस पढ़े, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी एग्जाम्स के अंदर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो और भी टॉपिक्स को लेकर आएंगे। सो देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।